हेलो एवरीवन। आर्ट एंड कल्चर के जो एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारा ये सेकंड लेक्चर है। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। विल स्टार्ट आवर लेक्चर विद अ कोटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। नेवर फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड। देखिए अब यूपीएससी में इसको कैसे अप्लाई करेंगे ड्यूरिंग द जर्नी, बिकॉज आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी होती है इसके अंदर और वेरियस ट्विस्ट एंड टर्न्स इसके अंदर आते रहते हैं। तो बहुत बार आपको यहाँ पे क्विट करने का मन करेगा, बहुत बार लगेगा कि एग्जाम नहीं होगा, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स भी आ सकती हैं। बट जब भी ऐसा लगे ना, आप अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछिएगा कि व्हाई यू स्टार्टेड दिस। जब आपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो किस लिए करी थी? क्योंकि अगर आपका व्हाई स्ट्रांग है ना तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को आप फेस कर पाएंगे। तो अगर आपको पता है कि मेरी स्टार्ट करने का रीजन एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, वो हर इंडिविजुअल के लिए अपना रीजन हो सकता है, लेकिन जब भी आप अपने आप को वो रीजन याद दिलाएंगे तो आपका क्विट करने का मन नहीं करेगा, रादर आपको जो एनर्जी चाहिए होगी उस टाइम पर वो आपको मिल जाएगी। चलिए टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पशुपति सील पे हमने लास्ट वीडियो अपना खत्म किया था, इसी से लेके एक क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे। सायर पैडू जो टेक्निक है इसके बारे में देखेंगे, डांसिंग गर्ल के बारे में हम एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। देन इसके अलावा डीटीज के ऊपर, टेराकोटा फिगर्स के ऊपर, पोट्री के ऊपर, ऑर्नामेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन हैं। देन इसके अलावा बुद्धिज्म, जैनिज्म, अशोका के टाइम पर क्या क्या चीजें डिस्कवर हुई उसके बारे में देखेंगे। देन सारनाथ पिलर के बारे में भी एक यहाँ पे क्वेश्चन है। फाइनली हम करेंगे रिविजन। मार्किंग स्कीम कुछ इस तरीके से रहेगी, आपको मोर देन इक्वल टू 6 स्कोर करना है, मतलब 60% या इससे ज्यादा स्कोर करना है ताकि आप सेफ जोन में फॉल करें और यहाँ पे एग्जाम आपका इतनी परसेंटेज में हो जाता है। लेकिन लेस देन अगर आपका 6 स्कोर आ रहा है तो आपको दोबारा से अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। दोबारा से एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुन लीजिएगा। कुछ मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, बिकॉज अब इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर, कल्चर के अंदर काफी ज्यादा क्लासिफिकेशन है यहाँ पे। तो हमने जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे ली है बुक में से, वो हम एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करेंगे और फिर वेरियस चीजें आप देख सकते हैं। इसको एक बार मैं बता देता हूँ आपको। तो एंशिएंट इंडिया से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देन विल गो टू द हड़प्पन आर्ट। हड़प्पन आर्ट के बारे में हमने डिस्कस किया अभी। देन मॉडर्न आर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, पोस्ट मॉडर्न आर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, गुप्ता एज आर्ट एंड देन साउथ इंडियन आर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। मिडिवल की बात करें तो मिडिवल के अंदर हमारे पास दो कैटेगराइजेशन है यहाँ पे। पहला जो कैटेगराइजेशन है वो दिल्ली सल्तनत का है और दूसरा मुगल आर्ट का है। देन मॉडर्न इंडिया के अंदर भी दो कैटेगराइजेशन है, जो हम इंडो गोथिक स्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे और नियो रोमन स्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इस तरीके से हमारे लेक्चर्स चलेंगे। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पशुपति सील। लास्ट टाइम पे भी हमने एक पशुपति सील के ऊपर क्वेश्चन बनाया था, दैट वाज डिफरेंट वन। यहाँ पे पशुपति सील के ऊपर 3 स्टेटमेंट्स दी गई और आपको बताना है कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट जो है पशुपति सील के बारे में करेक्ट है। पहली कहती है इट वाज फाउंड इन कालीबंगन। ये जो सील मिली है ये कालीबंगन में मिली है, हो सकता है। इट डिपिक्ट्स ह्यूमन फिगर सिटिंग इन ए क्रॉस लेग पोजीशन। इसके अंदर एक ह्यूमन फिगर दिखाई गई है जो कि एक क्रॉस लेग, मतलब लेग जो दोनों हैं आपस में क्रॉस करके बैठे हुए हैं वो। देयर आर ओनली 4 एनिमल्स इन द सील। इस सील के अंदर एनिमल्स तो हैं लेकिन 4 एनिमल्स हैं। सोचिए क्या आंसर होगा। 3 स्टेटमेंट से फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर ध्यान से अगर सुना है तो डेफिनेटली आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या चीजें मोहनजोदारो में मिली थी। तो वहां पे पशुपति सील भी जो थी पाई गई थी। तो इट इज नॉट फाउंड इन कालीबंगन। मोहनजोदारो रीजन के अंदर ये जो पशुपति सील है वो मिली है और इसके अंदर जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से क्रॉस लेग पोजीशन के अंदर जो है फिगर बैठी हुई है। और बात करी जाए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी जो है वो ठीक हो जाती है। क्या इसके अंदर 4 एनिमल्स हैं? देख लेते हैं, एक बार गिन लेते हैं कितने एनिमल्स हैं। देखिए यहाँ पे एलिफेंट है, राइनोसरस है, टाइगर है, बफेलो है एंड देन यहाँ पे 2 एंटीलोप्स भी हैं। तो टोटल यहाँ पे वैसे 6 एनिमल्स हैं, लेकिन टाइप की बात करी जाए तो टाइप में टोटल 5 एनिमल्स है, क्योंकि 2 एंटीलोप्स हैं। तो 4 + 2 6 हो जाएंगे, टाइप में 4 + 1 5 हो जाएंगे। तो आंसर यहाँ पे 4 तो नहीं हो सकता है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यूपीएससी में इस तरीके से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे देखने के लिए कि आपको सच में आपने वो सील देखी भी है एनसीईआरटी की बुक में या नहीं देखी, और देखी भी है तो क्या आपको याद भी है कि नहीं है। तो यहाँ पे एलिफेंट, टाइगर लेफ्ट साइड पे है, राइनोसरस, बफेलो जो है वो राइट साइड पे है और वो अलग अलग चीजें डिपिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, बाकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग सायर पैड्यू टेक्निक। सायर पैड्यू टेक्निक के बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इस टेक्निक को लेके देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन इस टेक्निक को लेके सही है। पहला है वैक्स फिगर्स आर फर्स्ट कोटेड विद वेट क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। इसके अंदर जो वैक्स फिगर्स होती हैं उनको पहले कोट किया जाता है वेट क्ले से और फिर उन्हें ड्राई करने के लिए रख दिया जाता है, हो सकता है। द वैक्स इज देन पोर्ड आउट। तो फिर उसके बाद वैक्स जो होती है, मोम जो होती है, उसको बाहर निकाला जाता है एक टाइनी होल से और उसकी जगह पे लिक्विड मेटल जो होती है वो उसके अंदर भर दी जाती है। ये भी हो सकता है। आफ्टर द मेटल हैज कूल्ड डाउन एंड सॉलिडिफाइड क्ले कॉट इज रिमूव। जब मेटल सूख जाती है, ठंडी हो जाती है और सॉलिड हो जाती है, उसके बाद जो कॉटिंग होती है उसके चारों तरफ क्ले की, उसको हटा लिया जाता है। ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे।
चलिए, अगर आपने नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ी है या फिर एनसीईआरटी पढ़ी है, इसमें ये टेक्निक काफ़ी बताई गई है, लोस्ट वैक्स टेक्निक के तौर पे इसको बताया गया है। सो यहाँ पे लोस्ट वैक्स टेक्निक को ही सायर पैड्यू कहते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन बनाने का रीजन ये था कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इस टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, वैक्स फिगर्स जो होती हैं वो पहले कोट करी जाती है। तो आपने मोम की फिगर्स बना ली और उसको आपने क्ले से कोट कर लिया, ठीक है। क्ले से कोट करने के बाद क्या होगा, मान लीजिए एक मोम की फिगर है वैक्स की, इसके चारों तरफ आपने कोटिंग कर ली क्ले की। अब क्या होगा, अंदर मोम है, चारों तरफ यहाँ पे मिट्टी है, इसमें फिर आप एक छेद करेंगे और अंदर की जो मोम होगी इसको पिघलाकर बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अंदर जो सांचा है, ये खांचा जो है वो पूरा खाली हो गया। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर लिक्विड मेटल जो है वो भर देंगे और उसको ठंडा होने देंगे। जब लिक्विड मेटल अंदर चली जाएगी, उसके बाद ठंडी हो जाएगी, तो क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर जो आपके खांचे की जो शेप है उसको ले लेगी, और बाद में क्या करेंगे, जो बाहर की मिट्टी है, ये क्ले है, इसको हटा देंगे, और जो अंदर जो फिगर होगी वो हमारी एज इट इज मेटल की बाहर बनी हुई आ जाएगी। तो ये टेक्निक, ये लोस्ट वैक्स टेक्निक जो थी पुराने टाइम पे यूज करी जाती थी वेरियस फिगर्स को बनाने के लिए। हमारा जो आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि तीनों ये जो स्टेटमेंट थी करेक्ट थी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बेसिकली पेयर्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा पेयर मैच कर रहा है, कौन सा नहीं मैच कर रहा है। डांसिंग गर्ल जो है वो ब्रोंज की बनी हुई है, हो सकता है। मदर गॉडेस जो है वो टेराकोटा की बनी हुई है, हो सकता है। मास्क ऑफ हॉन्ट डीटी जो है वो ब्रोंज के बने हुए हैं। तो यहाँ पे तीन, यहाँ पे आपको बेसिकली आर्ट बताई हुई है और उसकी ये पूछा गया कि उसका मटेरियल क्या है, वो किस चीज की बनी हुई है। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, डांसिंग गर्ल काफ़ी फेमस है एनसीईआरटीज में, आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में बताया हुआ है। अभी मैं इसकी एक इमेज भी दिखा दूंगा। डांसिंग गर्ल जो है वो ब्रोंज की बनी हुई है। मदर गॉडेस और मास्क ऑफ हॉर्न डीटी, ये दोनों ही टेराकोटा फिगर्स हैं। अब दिखती कैसे वो मैं बता देता हूँ आपको, बट पहले यहाँ पे एक बार मार्क सही कर लीजिए। डांसिंग गर्ल ब्रोंज, मदर गॉडेस टेराकोटा, और मास्क ऑफ हॉर्न डीटी ये भी टेराकोटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट टू यहाँ पे मैच कर रहे हैं, तीसरा मैच नहीं कर रहा है। एक बार देख लेते हैं ये जो फिगर्स हैं वो दिखती कैसे हैं। जैसे डांसिंग गर्ल जो है, जो ब्रोंज है, वो कुछ इस तरीके से दिखती है, एनसीईआरटी में डेफिनेटली देखा हो। मदर गॉडेस जो है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट टेराकोटा फिगर्स। टेराकोटा फिगर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। दो स्टेटमेंट्स दे रखी है, वन बाय वन देखते हैं। पहली कहती है फायर बेक्ड क्ले वाज यूज्ड फॉर मेकिंग स्कल्पचर। तो इनको बनाने के लिए फायर बेक्ड क्लेस, तो यहाँ पे क्ले जो होती थी, मिट्टी जो होती थी, उनको आग के अंदर पका के यूज किया जाता था, हो सकता है। दे आर मोस्टली फाउंड इन पंजाब रीजन। तो टेराकोटा फिगर्स जो पाई गई हैं ज्यादातर पंजाब रीजन में पाई गई है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो सबसे ज्यादा ये टेराकोटा फिगर्स पाई गई हैं दैट इज फाउंड इन द रीजन ऑफ गुजरात। कालीबंगन का जो रीजन है वहां पर ये ज्यादातर मिली है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी, जो यहाँ पे टेक्निक बताई गई है वो बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर जो क्ले होती थी उसको फायर के अंदर बेक किया जाता था ताकि वो अच्छे से पक जाए और मजबूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग फिगर्स ताकि बनाई जा सके। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। दे वर मेड यूजिंग, इसको पिंचिंग मेथड भी कहते थे, पिंचिंग मेथड का यूज किया जाता था इनको बनाने के लिए। गुजरात कालीबंगन मैंने आपको बता ही दिया। टेराकोटा जो था यूजुअली इसको यूज किया जाता था टॉयज बनाने के लिए, साथ में ही मिनिएचर कार्ड्स, व्हील्स बनाने के लिए भी। मदर गॉडेस मैंने आपको पीछे दिखाया था, मास्क ऑफ हॉर्न डीटी हमने पीछे डिस्कस किया था, वो भी टेराकोटा फिगर्स हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा एक, किस तरीके के टॉयज और किस तरीके की फिगर्स बनाई जाती थी, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट पोट्री ऑफ दैट टाइम। तो यहाँ पे पोट्री पूछ रहे हैं कि अर्लियर टाइम्स के अंदर जो पोट्री थी उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। पहली कहती है पोट्री यूज्ड टू बी इधर प्लेन और पेंटेड। प्लेन पोट्री भी हुआ करती थी और पेंटेड भी हुआ करती थी, हो सकता है। ट्री, बर्ड्स, एनिमल फिगर्स एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न वर द रेकरिंग थीम ऑफ द पेंटिंग्स। पेंटिंग्स जो बनाई जाती थी उसमें पेड़ बनाए जाते थे, पक्षी बनाए जाते थे, एनिमल्स बनाए जाते थे, कुछ ज्योमेट्रिक फिगर्स बनाई जाती थी, हो सकता है। मोस्ट ऑफ द पोट्री वाज हैंडमेड, ज्यादातर जो पोट्री थी वो हैंडमेड थी। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। 3 स्टेटमेंट्स आपको दे रखी है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो पोट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लेन पोट्री वाज देयर। यस, पोट्री जो थी प्लेन टाइप की भी होती थी और पेंटेड भी होती थी। जो प्लेन पोट्री होती थी, जो यहाँ पे प्लेन मिट्टी के जो बर्तन होते थे, उनका जो इस्तेमाल किया जाता था वो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए और पानी को स्टोर करने के लिए किया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। किस तरीके की फिगर्स बनी होती थी, तो इस पे ट्रीज हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल फिगर्स हो गई, या फिर ज्योमेट्रिक फिगर्स हो गई, ये सब जो चीजें थी ये बेसिक थीम रहते थे। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द पॉटरी क्या हैंडमेड थी, नहीं, मोस्ट ऑफ द पॉटरी जो थी वो व्हील मेड थी।
ठीक है। तो जो व्हील होता है उसके थ्रू बनाई जाती थी, हैंडमेड पोटरी भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो काफी कम थी संख्या के अंदर। तो यहां पे तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑर्नामेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ऑर्नामेंट्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो आभूषण होते थे, ऑर्नामेंट्स होते थे, उनके ऊपर 2 स्टेटमेंट दी गई है। बहुत मेन एंड वीमेन वोर ऑर्नामेंट्स, तो बहुत जो आदमी और औरत थे दोनों ही ऑर्नामेंट्स को डालते थे, हो सकता है। क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट वर वाइडली यूज्ड एज मटेरियल फॉर ऑर्नामेंट मेकिंग, तो ऑर्नामेंट में जो मटेरियल यूज किया जाता था, क्वार्ट्ज का यूज किया जाता था, स्टेटाइट का यूज किया जाता था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको फैक्ट्रीज भी दिखाऊंगा, कहाँ कहाँ पे ऑर्नामेंट की फैक्ट्रीज थी और किस किस तरीके के ऑर्नामेंट्स थे, वो भी हम पिक्चर में देखेंगे। यहाँ पे पहले एक बार पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं कि महिला पुरुष दोनों ही गहने पहनते थे। तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दोनों ही जो थे ऑर्नामेंट्स को डाला करते थे। और जो मटेरियल था, क्या वो भी सही दिया हुआ? यस, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, ये जो मटेरियल था ये यूज किया जाता था ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए। आइवरी का भी यूज किया जाता था और इनके अलावा भी काफी सारे मटेरियल थे जो इस्तेमाल में लाए जाते थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस या प्लेसेस द फैक्ट्रीज वाज वर डिस्कवर्ड फॉर ऑर्नामेंट मेकिंग। ऑर्नामेंट मेकिंग की जो फैक्ट्रीज थी वो कहाँ कहाँ पे मिली है? क्या चानुदारो में मिली है, लोथल, कालीबंगन? सोचिए कहाँ कहाँ पे ऑर्नामेंट बनाने की फैक्ट्रीज एग्जिस्ट करती थी। चलिए देखिए, चानुदारो एक जगह है जहां पे ऑर्नामेंट बनाने की फैक्ट्रीज थी, लोथल दूसरी जगह है, यहां पर भी ये फैक्ट्रीज पाई गई है। यहाँ पे कालीबंगन इज नॉट वन ऑफ द प्लेसेस। आंसर हमारा हो जाएगा बी, इन दोनों जगह पे ऑर्नामेंट बनाने की फैक्ट्री जो है मिली है, जो अभी हम मैप पे देखने वाले हैं। चलिए, तो चानुदारो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? दिस इज द लोकेशन, गुजरात के पास, और लोथल इसके नीचे है, गुजरात के अंदर ही है ये तो। और किस तरीके के यहाँ पे आभूषण जो थे, जो ऑर्नामेंट से बनाए जाते थे, उसका कुछ एग्जाम्पल जो है यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब यहाँ पे हमारा जो आपका मौर्यन आर्ट है उसके बारे में क्वेश्चंस जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे, उसको हम देखेंगे किस तरीके से करेंगे। बट पहले बुद्धिज्म जैनिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे बुद्धिज्म जैनिज्म के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला है दे वर पार्ट ऑफ श्रमण ट्रेडिशन, ये श्रमण ट्रेडिशन का पार्ट थे, हो सकता है। दे रिसीव द पैट्रोनेज ऑफ ब्राह्मण रूलर्स, तो इनको ब्राह्मण रूलर्स जो हुआ करते थे उनकी पैट्रोनेज मिलती थी, वो पैसा इनको देते थे। दे ऑल्सो सपोर्टेड वर्ना सिस्टम इवन दो दे वर अगेंस्ट जाति कैटेगराइजेशन, तो जाति कैटेगराइजेशन के तो वो अगेंस्ट में थे, लेकिन वर्ना सिस्टम को सपोर्ट करते थे। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे बात करी जाए बुद्धिज्म जैनिज्म की, तो देवर पार्ट ऑफ श्रमण ट्रेडिशन, श्रमण ट्रेडिशन के वो पार्ट थे, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां पे उनको जो पैट्रोनेज मिला करता था वो मिला करता था रूलर्स जो कि क्षत्रिय थे, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरे ट्रेडिशन स्टार्ट करे गए थे, ये पूरी जो ब्राह्मणिज्म उस टाइम पर था उसके अपोजिशन में, उसके अगेंस्ट में स्टार्ट किए गए थे। तो डेफिनेटली ब्राह्मण रूलर्स तो यहाँ पे इसको पैट्रोनेज नहीं देंगे, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। क्षत्रिय रूलर्स जो थे वो अपना पैट्रोनेज जो थे वो इनको देते थे, और यहाँ पे ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में इनका आने का रीजन जो था वो यही था कि ना ये वर्ना सिस्टम को मानते थे, ना ये जाति कैटेगराइजेशन को मानते थे। इसी वजह से आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सिर्फ पहली स्टेटमेंट हमारी जो है वो करेक्ट है। देख लेते हैं अभी मॉडर्न आर्ट को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, मॉडर्न आर्ट के अंदर हम कोर्ट के बारे में देखेंगे, कोर्ट इनिशिएटिव, कोर्ट आर्ट, पॉपुलर आर्ट क्या थी, उनके यहाँ पे पैलेसेस कौन कौन से थे, किस किस तरीके के पिलर्स थे, स्तूपास कैसे कैसे थे, केव्स कैसी थी, पोट्री स्टाइल क्या था, स्कल्पचर किस तरीके के थे, उसको हम शुरुआत करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि इसी के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट पिलर्स ड्यूरिंग अशोका टाइम। अशोका टाइम पे जो पिलर्स हुआ करते थे, स्तंभ हुआ करते थे, उसके ऊपर 3 स्टेटमेंट दी गई है, वन बाय वन देखते हैं। पहली कहती है इंस्क्रिप्शन ऑन पिलर्स वर यूज्ड टू कमेमोरेट विक्ट्रीज इन बैटल, तो इंस्क्रिप्शन जो थी पिलर्स के ऊपर, वो विक्ट्रीज जो होती थी, जो जीत होती थी लड़ाइयों के अंदर, वॉर के अंदर, बैटल के अंदर, उसको याद रखने के लिए हम करते थे। कैपिटल वॉज लोटस शेप, इसमें जो कैपिटल होती थी, कैपिटल क्या होती है वो भी दिखाऊंगा स्तंभ के अंदर, वो लोटस शेप की होती थी, हो सकता है। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ईरानियन पिलर्स, ईरानियन पिलर्स का जो स्टाइल था उससे ये इन्फ्लुएंस थे। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इंस्क्रिप्शन के ऊपर क्या होता था, इंस्क्रिप्शन के ऊपर सरमन्स लिखे जाते थे। इसके अलावा जो आपकी विक्ट्रीज होती थी उसको याद रखने के लिए कि 1750 में किसने किसको हराया, 1812 में किसने किसको हराया, किसने पार्टिसिपेट किया, कौन लीडर थे उसके, वो सब चीज़ों को याद रखने के लिए पिलर्स के ऊपर इंस्क्रिप्शन करी जाती थी। कैपिटल इसकी लोटस शेप थी, वो मैं दिखाऊंगा आपको लोटस शेप किस तरीके से है। और ईरानियन पिलर्स जो होते थे वहीं से ही स्टाइल को ये जो था इन्फ्लुएंस इनका आया था, मतलब वहीं से ही इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें उठाई थी। एक बार देख लीजिए किस तरीके से दिखता है। ये इसकी कैपिटल है, लोटस शेप्ड है, और ये आपका पूरा पिलर है, इसके ऊपर यहाँ पे इंस्क्रिप्शन करी जाती है।
ये देख सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसी से मिलती जुलती चीज करते हैं। इन द एबेकस ऑफ सारनाथ पिलर, सारनाथ पिलर का जो ऊपर का पोर्शन है एबेकस जो हमने यहां पे देखा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन द एबेकस ऑफ सारनाथ पिलर विच ऑफ द एनिमल इज और आर शोन, कौन कौन से जो एनिमल है वो इसके अंदर शो किए हुए हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, हॉर्स है, काउ है, एलिफेंट है, टाइगर है। सोचिए क्या आंसर होगा, चारों में से क्या हो सकता है। चलिए इसके ऊपर सारनाथ पिलर के ऊपर देख लेते हैं एनिमल्स कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे आपको एलिफेंट दिख रहा है और यहाँ पे आपको हॉर्स जो है वो भी दिख रहा है। अब इसकी बैक साइड में क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार। बैक साइड में अगर आप जाएंगे तो आपको क्या दिखता है, ये फोटो में देखिए, ये पिक्चर में यहाँ पर आपको बुल दिख रहा है और ये आपको लायन दिख रहा है। तो ये बेसिकली हॉर्स, बुल, एलिफेंट, लायन, ये 4 एनिमल्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर पिलर के ऊपर अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, हॉर्स है, बिल्कुल हॉर्स है, एलिफेंट है, बिल्कुल है, काउ नहीं है, टाइगर भी नहीं है, लायन है और बुल है इनकी जगह पर। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो इस तरीके की चीजें जब भी आप एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं तो पिक्चर्स को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसी के ऊपर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कई बार इंटरव्यूज में भी पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऑफकोर्स मेन्स में नहीं पूछे जाएंगे, नेवरदलेस प्रीलिम्स और इंटरव्यू के लिए आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे, जो लायन यहाँ पे हमने एबेकस ऑफ सारनाथ पे देखा या पीछे, इस हर यहाँ पे एनिमल का कुछ ना कुछ मीनिंग है। जैसे बुल कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिफेंट कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉर्स कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, लायन जो है वो कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लायन का क्या मतलब है, यहाँ पे लायन क्या डिपिक्ट करता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक बार अब इसे रिवाइज कर लेते हैं, विद इन 2 मिनट्स में इसे रिवाइज करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट रिविजन, ये आपकी होगी और सेकंड रिविजन आप कल करेंगे। चलिए देखिए, हमने शुरुआत करी थी पशुपति सील से। कहाँ पे है ये, मोहनजोदारो में हमने डिस्कस किया था। सीटिंग क्रॉस लेग, यहाँ पे ह्यूमन फिगर है और यहाँ पे एनिमल्स होती है वो हमने देखे थे। टोटल 6 हैं और 5 टाइप के एनिमल्स हमने यहाँ पर देखे थे, जिसमें टाइगर है, राइनो है, एलिफेंट है और बुल है एंड देन एंटीलोप्स है। इसके अलावा मोहनजोदारो में मिली थी। नेक्स्ट हमने देखा था जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक थी, इसके अंदर मैंने आपको पूरा प्रोसेस जो था वो समझाया था, किस तरीके से मोम को डाला जाता है, फिर मिट्टी से कवर किया जाता है, फिर छेद करके मोम को पिघला के बाहर निकाल दिया जाता है और फिर जो लिक्विड यहाँ पे मेटल होती है उसको पोर किया जाता है। फिर हमने नेक्स्ट देखा था मैच द फॉलोइंग के लिए, डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज की है, मदर गॉडेस टेराकोटा और मास्क ऑफ हॉर्न डीटी जो है ये भी टेराकोटा की है। टेराकोटा की फिगर्स काफी ज्यादा हैं, वो हम आगे देखेंगे। डांसिंग गर्ल कुछ इस तरीके से दिखती है और मदर गॉडेस कुछ इस तरीके से दिखती है। फिर इसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर टेराकोटा फिगर्स के बारे में। ज्यादातर ये कालीबंगन गुजरात में मिली है और यहाँ पे फायर बेक क्ले को यूज किया जाता था, टॉयज बनाए जाते थे। गॉडेस जो मदर गॉडेस है वो भी इसका एक एग्जांपल है। देन काफी सारे मिनिएचर कार्ड्स, व्हील्स वगैरह इसके बनाए जाते थे। इसके बाद हमने पोट्री के बारे में देखा था, प्लेन और पेंटेड 2 टाइप की थी और यहाँ पे ट्रीज, बर्ड्स, फिगर्स, ये इसका मेजर थीम रहता था पोट्री के ऊपर और ज्यादातर व्हील मेड ये पोट्री थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे हम गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में हड़प्पा सिविलाइजेशन में ऑर्नामेंट्स के बारे में देखा था, बहुत मेन विमेन दोनों ही डालते थे। क्वार्ट्ज स्टेटाइट का इसके अंदर यूज किया जाता था। फिर इसकी जो फैक्ट्रीज थी, ऑर्नामेंट्स बनते कहाँ थे वो हमने देखा था। चानूदारो करके जगह है, लोथल करके जगह है गुजरात के अंदर। देन ये आपका जो चानूदारो है ये थोड़ा सा ऊपर पाकिस्तान वाली साइड पड़ता है। कौन कौन से ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे, कुछ इस तरीके से ये दिखते थे। फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म के बारे में देखा था। श्रमण ट्रेडिशन के पार्ट थे, जो पैट्रोनेज इनकी क्षत्रिय रूलर से आती थी, क्योंकि जो ब्राह्मण ट्रेडिशन था ये उसके अपोजिशन में आए थे। वर्ण सिस्टम, जाति सिस्टम को ये नहीं माना करते थे। फिर मॉडर्न आर्ट के बारे में हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में, आगे आने वाले वीडियोस में भी देखेंगे। उनके पैलेसेस के बारे में, पिलर्स के बारे में, स्तूपास के बारे में, केव्स के बारे में, पोट्री एंड स्कल्पचर्स के बारे में। यहाँ पे अशोका से हमने स्टार्ट किया था। कैपिटल जो है लोटस शेप्ड है, मैंने दिखाया था आपको। विक्ट्रीज बैटल्स के बारे में इन स्तंभ के ऊपर लिखा जाता था। ईरानियन जो रूलर्स थे उनके वहां पर भी इस तरीके के पिलर्स मिलते थे, उनसे इन्फ्लुएंस होकर हमने ये बनाना शुरू किए थे। फिर हमने देखा था कि इसके अंदर फोटोज किस किस की हैं और एनिमल्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमने जब सारनाथ पिलर की बात करी तो उसके अंदर मैंने आपको 4 फिगर्स दिखाई थी। इसके अंदर हॉर्स भी थे, एलिफेंट भी थे, बुल भी हैं और लायन भी हैं। और लायन क्या डिपिक्ट करता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। रिवीजन हमारी कंप्लीट होती है, दोबारा से इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और मार्क्स अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में है देन यू आर इन द सेफ जोन। आपने 60 या 60% से ज्यादा स्कोर किया है, लेकिन उससे अगर कम है तो यू हैव टू अटेम्प्ट अगेन, दोबारा से अटेम्प्ट इसको कर लीजिएगा ताकि रिवीजन आपकी हो जाए और एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा ताकि मिस्टेक्स रिपीट ना हो। टेलीग्राम पे कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।